कि जब भी प्रोपोजिशन आपके पास पब्लिक लॉ की आएगी ना, ये वाली डिबेट बहुत ही एब्सोल्युटली रेलिवेंट है। वो रेलिवेंट इसलिए भी है कि एक ये है कि हम में से एक बंदा उठे और ये आइन की छोटी सी किताब ज़ुबानी याद कर ले। अब अपेरेंटली या बाहर का बंदा कोई भी आएगा ना, उसमें 50 लोगों में जिसको वो याद होगा कि यार ये तो बड़ा लर्नर्ड आदमी है, ये बाकी तो बेकार है, इसको तो सारा ही ज़ुबानी आता है। बट क्या वो किसी वकील से बेहतर हो सकता है? वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वकील का काम तो ये है ना कि उन असूलों को सामने रखते हुए, जो उसने असूल सारी किताबें कवानीन पढ़ के जो वो प्रोडक्ट देता है, वो मैटर करती है। हाँ, तो वो मैटर करेगी कि एक्चुअली जो है हम इस कानून को पढ़ने के बाद क्या करते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर क्या ज़रूरी होता है कि आपको एक तो हायरार्की में स्ट्रक्चर पता हो आइन का, दूसरा ये है कि आपको असूल पता हों सारे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको फंडामेंटल राइट्स का पता हो। इससे इस बात में जो अगली बात मैं करूँगा आपको, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आपके आइन में आ गया जी, आपने देख लिया जी, अच्छा ये कानून बनाने वाले इस मुल्क में हैं, ये मुल्क का कानून बनाएंगे, कानून बनाने के बाद ये दे देंगे एग्जेक्टिव को, और एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा कि जब वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस आएंगी। लोग कहेंगे भाई ये लॉ तो इस तरह नहीं है जिस तरह आप हम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए अगेन पूरी दुनिया में ये सिस्टम है कि उन्होंने अदालतें बना दी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर किसी कानूनी नुक्ते पे अगर कोई एतराज़ है तो वो हम दूर कर देंगे। इसी तरह अगर किसी का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, उसमें भी हम आपको एडजुडिकेट कर देंगे। फिर आप कहते हैं जी मीडिया आज़ाद है, ये चौथा पिलर है, वो है या नहीं है, वो उस पर हम डिबेट नहीं करते। बट ऑफ कोर्स आज के दिन में बड़ा तगड़ा पिलर है सोशल मीडिया, दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि ये एक तरह से जो परसेप्शन बिल्ड करता है ना, उससे जो है वो देखें, लॉ बेसिकली क्या करता है? लॉ बेसिकली बताता है कि व्हाट ऑन ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए सोसाइटी थिंक्स इज़ राइट। किसी भी एक टाइम में जो मेरा कंडक्ट बाहर निकलते हुए सोसाइटी कहेगी ना, यार ये बिल्कुल ठीक डील कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, ये राइट है किसी टाइम में, और एंड इट चेंजेस विद टाइम। आप लोगों के जहन में कोई एग्जांपल आ रही है कि एक फ़लाँ टाइम में एक ये लॉ था और समझा जाता था बहुत अच्छा लॉ है, आज के दिन में उस लॉ को जो है वो कहेंगे यार बड़ा एब्सर्ड लॉ था ये तो पहले, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। कोई आ रही एग्जांपल जहन में? एग्जांपल अमेरिका की है, स्लेवरी की। हाँ, एक वक्त था वो जायज़ समझी जाती थी, अब जो यस, है वो एक इंसल्ट समझा जाता है। इंसल्ट है। मतलब ये है कि आप स्लेव साथ लेके चल रहे थे तो आपको समझा जाए कि आप तो बड़े यार बहुत सुपरमैन है, और आज आप लेके चलेंगे तो लोग आपका जीना मुहाल कर देंगे। और आ रहा है किसी के जहन में कोई एग्जांपल? दो मेरे जहन में है। एक और मैं एग्जांपल है पाकिस्तान। फेस मास्क कोविड में हाँ, समवट रेलिवेंट एग्जांपल है कि एक कल्चरली जब हमने स्टार्ट किया पहनना तो बड़ा अजीब सा लगता था, यार ये लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब ये है कि जो नहीं पहनता उसको कहते हैं यार तुम भाई मास्क पहनो। सो इन ए वे यू नो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपकी ठीक है जी। ये थोड़ी सी स्ट्रेच की एग्जांपल है, मगर जैसे आज से अगर हम जाएं 40 साल पहले, तो अगर कोई डाइवोर्स चाहती थी औरत, तो उसको कहा जाता था कि हस्बैंड की कंसेंट लेके आए। आजकल जो खुला देते हैं वो बगैर कंसेंट की एक्सपार्टी भी हो जाती है। हाँ, ये भी एक तरह से सोसाइटी की जो व्यूज़ हैं क्योंकि हाँ, हम इस पे वी कैन क्रिटिसाइज ए लॉ, बट लॉ इज़ लॉ, वी हैव टू इम्प्लीमेंट। हम अब ये देखें ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आर्गू के 51% ऑफ द सिटीजन सेज दिस एंड 49 सेज दिस। एक अगर आप वो कर लें, क्या इसको बोलते हैं, सर्वे। बट जिस तरह देखें ना, 4-3 7 जजों ने फैसला दिया, 4 ने एक फ़ैसला दिया, 3 ने एक फ़ैसला दिया, तो जजमेंट ऑफ द कोर्ट क्या है? 4 की। कोई बंदा इस बात पे ये नहीं कह सकता जी मैं इसलिए नहीं मानता कि 3 जज मेरे राय के मुताबिक बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। यू हैव टू फॉलो द लॉ। अच्छा, वेरी क्विकली, मैंने जो आपसे वो लेक्चर भी शेयर किया था उसमें 2 एग्जांपल्स हैं। उसमें ये है कि एक तो ये था कि अमेरिका में एक टाइम था जब उन्होंने, एक स्टेट ने ये लॉ बना दिया कि ख़वातीन जो हैं वो लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इट्स वेरी मे बी वेरी इंटरेस्ट ऑफ यू अगर आप उसको पढ़ें जजमेंट को। उन्होंने कहा जी क्योंकि इट्स वेरी हार्श प्रोफेशन और बड़ा ही मुश्किल बात है, सो ड्यू टू नेचुरल टिमिडिटी ऑफ द वीमेन, तो ये बड़ा ही जो है ना मुश्किल होगा
मतलब आज हालांकि सुनने में जब मैंने भी सुना तो मुझे भी बड़ी अजीब बात लगी भी अमेरिका और लिबर्टीज़ और फ्रीडम, और अमेरिका में आज से कोई 100 साल पहले ही ऐसा था कि ख़वातीन को उन्होंने कहा ये लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ये तो बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। खैर सब्सिक्वेंटली वो सेटिसाइड हो गया, और आज इट्स एक्सट्रीमली एब्सर्ड फॉर समवन टू से कि भाई ये ख़वातीन नहीं कर सकती, वेयर एज़ ख़वातीन इस प्रोफेशन में बहुत आगे जा भी रही हैं और इंशाल्लाह जाएंगी। और एक दूसरी एग्जांपल थी कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन, या कंपल्सरी जो कह रहे हैं ना कोविड में वैक्सीन करना कंपल्सरी है, स्टेट कहे कि भाई फ़लाँ वैक्सीनेशन जो नहीं लगवाएगा उसको जेल में डाल दें। तो ऐसा एक लॉ अमेरिका में आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो मुल्क में कम अकल लोग हैं ना, जो हैं डॉक्टर्स, उन्होंने एक वैक्सीनेशन बनाई। उन्होंने कहा कि भाई ये हम सारे सिटीजन्स को टीके लगाएंगे और वो सर्टेन थोड़ी देर बाद वो जीनियस हो जाएंगे। अच्छा, एक बंदे ने उठ के वो लॉ चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा एंड दैट लॉ वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा भाई वी डू नॉट, वो लिखा हुआ था उसमें दैट वी डू नॉट वांट टू बिगेट जनरेशन ऑफ इडियट्स। तो आज के दौर में अगर स्टेट अभी बाहर पुलिस की एक गाड़ी आए और साथ 4-5 बंदे ऊपर आ जाएं अभी और आके कहें जनाब हम तो आपको वैक्सीन करने आए हैं, हम कहेंगे भाई हम वकील हैं, ये आइन है, ये हमें आज़ादी देता है, वी हैव फ्री चॉइस, हु आर यू टू टेल दिस। तो प्रॉबेबली आज के दिन में अगर हम पिटिशन करें तो जज कहेगा यार ये तुम क्या कर रहे हो, यू नो। सो दिस इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि एज ए लॉयर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक तो ये कि लॉज बनने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, और एक ये है कि ये रिफ्लेक्ट कर रही है विल ऑफ द सोसाइटी। जो भी लॉज आ रहे हैं बेसिकली क्योंकि आपने अपनी तरह के रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए और वो फिर आपको जो है वो लॉज बना के दे रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में जो आपको लॉ बना के दे रहा है पार्लियामेंटेरियन, उसके पास बेसिक टूल क्या है लॉ बनाने का? जब वो लॉ लिख रहा होगा या लॉ पे जो है वो बात कर रहा होगा, उसके पास क्या स्किल या टूल होता है? एनीवन कैन, यू नो, आज के दिन में बाय द वे देयर इज़ नो क्वालिफिकेशन। 62-63 में लिखा है ना जी कौन पार्लियामेंटेरियन होगा। हाँ, उसमें शायद ये नहीं है कि कोई बंदा PhD हो या कोई मास्टर्स हो, रादर इज देयर एनी एजुकेशन का कोई कुछ भी नहीं है मेरा हाल। एनीवन हाँ, मतलब मेट्रिकुलेशन भी क्या, जो भी सोसाइटी में देखना, यहाँ से एक और एंगल ये मिलता है कि वैल्यूज़ या ट्रेडिशन का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है एक पार्लियामेंटेरियन के लिए या हमारे लिए, या जिस तरह हमने कहा कि सोसाइटी की थिंकिंग का पता होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे मुल्कों के आइन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज़ नॉट ए क्वालिफिकेशन टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो टूल क्या है फिर उसके पास? वो क्या करेगा? आज एक लॉ पढ़ने लगा तो आपके ख्याल में उसके पास क्या बेसिक या यार्ड स्टिक क्या अप्लाई करेगा वो हर किसी भी लॉ पे? या हम एज ए लॉयर जब चैलेंज करते हैं किसी लॉ को, ये तो उसी एनोलॉजी पे होगा ना। फिर जब पार्लियामेंटेरियन लॉ बना रहा है वो कुछ सोच के बना रहा है और मैं बाद में उसको चैलेंज करके अदालत में उसी यार्ड स्टिक पे ही चैलेंज करूँगा ना कि इस यार्ड स्टिक पे इसने बनाना था, इसने बनाया नहीं, वो क्या है? हाँ, थोड़ा सा आगे प्रिसाइज करें इसको। यस, दोनों बातें ठीक ही हैं आप, कि एक तो आइन ने कहा भाई लॉ बना लो लेकिन देखना कि ये किसी इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट ना हो। दूसरा कहा कि जो आर्टिकल 8 है मेरा ख्याल है 8, हाँ, कि जो भी आप लॉ बनाएंगे आपने ध्यान रखना है कि आप फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लॉ नहीं बनाएंगे। सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो चैप्टर है उसकी इम्पोर्टेंस एक तो ये हो गई ना कि हमने उसको सीखना है, पता होना चाहिए क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। एट द सेम टाइम वो आपके लिए एक टूल है एज ए लॉयर हमारे लिए कि हम किसी भी लॉ को चैलेंज करके स्ट्रक डाउन करवा सकते हैं अगर हम अदालत में ये साबित कर दें कि ये जो लॉ है अगेंस्ट, इट इज़ अगेंस्ट एनी फंडामेंटल राइट। अच्छा, इसको साथ ना इस हमारी डिस्कशन को पैरेलल जोड़ लेते हैं कि वकील क्या क्या करते हैं। सो पहला काम वकील का ये हो सकता है या है कि वो जो आइन ने सैंक्टिटी दी है फंडामेंटल राइट्स को, उसको एक तरह से अदालतों का तो कहा गया ना जी, अदालतें प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अदालतों में वी बीइंग लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, तो हम भी उस सिस्टम के तहत जब भी किसी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, अच्छा वो एक पुअर स्ट्रेटा भी हो सकता है
और एक जो है एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल बिलियनियर कंपनी भी हो सकती है, उसके भी क्योंकि राइट्स हैं। तो उनको एनफोर्स करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट में किस कोर्ट में जाते हैं फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए? हाई कोर्ट अंडर 199, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 199। 199 बिल्कुल ठीक होगा। सो जब भी एक हमारे पास क्लाइंट आता है और आते ही अगर हमें वो बता देता है कि जी हमारी ग्रीवेंस स्टेट के किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, तो सबसे पहला वकील के पास जो टूल है या जो जिस यार्ड स्टिक पे हम देखेंगे इस क्लाइंट के केस को कि भाई हम किसी तरह इसको आर्टिकल 199 के प्रीव्यू में ले आएँ और इसको हम हाई कोर्ट में ले जाएं डायरेक्ट, और उसमें जो है वो हाई कोर्ट से क्या करें जी, रिट इशू करवा लें। अच्छा, एक ये हो गई जी आपकी लिटिगेशन का मेजर चंक अगेंस्ट द स्टेट। हाइपोथेटिकली शायद रिपोर्ट्स में, हाई कोर्ट की रिपोर्ट्स अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कितने % लिटिगेशन मुल्क में या सूबे में होती है स्टेट के ख़िलाफ़। ये यू कैन रादर यू शुड चेक इट। आप लोगों ने पिछले दिनों की भी ना उस रिपोर्ट को देखा है, हाई कोर्ट भी देता है, सालाना रिपोर्ट देता है ना कोई केसेस के बारे में। हाँ, तो उसमें हो सकता है बताएं कि जितनी अपील्स, कौन सी अपील्स हैं, कमर्शियल अपील्स हैं, सिविल अपील्स हैं, रिट्स हैं, क्रिमिनल बेल्स हैं, तो उससे 73% के अराउंड परसेंटेज दी थी जो कि स्टेट अगेंस्ट लिटिगेशन आपको चलती है। हाँ, तो आप देखें यहाँ से एक और क्या डिबेट स्टेम होती है। एक तो ये कि अगर आपके मुल्क के इदारे सही काम करना शुरू कर दें तो जिस तरह हम कहते हैं कि अदालतों पे बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो रिलेटिवली बोझ कम हो सकता है। एक मतलब हम इस पे एक थीसिस बना सकते हैं, या रादर इस पे बड़ा क्लियरली एक बात हो सकती है कि क्योंकि स्टेट सही काम नहीं कर रही, स्टेट के ऑफिसर्स लोगों को ख़राब कर रहे हैं, कंपनियों को गलत मतलब क्या कहना चाहिए ट्रीट कर रहे हैं, उसकी वजह से हर किसी को अदालत में जाना पड़ता है। अब अदालत में जाने के बाद आज के दिन में सबसे बड़ा मसला क्या है, क्यों हम रैंकिंग में बहुत नीचे हैं दुनिया में, कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं। सबसे बड़ा मेजर इशू है, किसी भी वकील से आप पूछ लें, किसी भी आप जज से पूछ लें कि जी अदालतों में बहुत ज़्यादा भरमार है मुकदमों की, मे बी 100 जो है या 120 मुकदमे एक अदालत में लगे हुए हैं। अब उसमें अगर हम परसेंटेज कहते हैं 50 से 60% भी है, तो अगर इदारे ठीक करें, एग्जेक्टिव काम ठीक करे, तो काफ़ी जो है वो लोड जो है वो अदालतों से कम हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा मतलब जब भी मुल्की किसी इशू पे हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई सारे इदारे पैरेलल ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक हुक्मनामा आ जाए कि जी सारे मुल्क की पुलिस ठीक कर दें, तो वो हुक्मनामा तो आ जाएगा लेकिन वो पुलिस ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल जब बाकी इदारे ठीक नहीं हो रहे होंगे ना, तो वो या तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाएगा या कहीं ना कहीं वो एक्शन गुम हो जाएगा। हम कहते हैं जी सारे एस्टेब्लिशमेंट ठीक हो जाए, हम कहते हैं जी जजेस ठीक हो जाएं तो मुल्क आगे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक्सीलेंस का जो है ना एक आइलैंड नहीं बनेगा। जो भी एज ए पॉलिसी मेकर आएगा वो अक्रॉस द बोर्ड करेगा मामलात को डील, एंड देन वी विल गेट आउट ऑफ दिस टर्मोइल। अच्छा जी, एक हमारी लिटिगेशन का मेजर चंक हो गया फंडामेंटल राइट्स की लिटिगेशन का सरकार के ख़िलाफ़। दूसरा कौन सा जो है जी आपके ख्याल में डिस्प्यूट्स जाते होंगे अदालतों में? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। अच्छा, फिर हम देखें ना एक क्लासिफिकेशन हमारे पास हमारी इस डिस्कशन में ये भी आ रही है कि पहले राइट्स कौन से हैं स्टेट के सिटीजन्स के, फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरों को आप सिविल राइट्स या लीगल राइट्स भी कह सकते हैं, वो इसी की क्या कहना चाहिए एक एक्सटेंशन है, बट समझने के लिए सिर्फ कि फंडामेंटल राइट्स के लिए तो हमें आइन ही पढ़ना पड़ेगा, आइन के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और ऐसी जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी कि जिसमें किसी एस्पेक्ट को अदालत ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। तो जिस तरह बिजली है, मतलब बिजली इसमें नहीं लिखा हुआ आइन में, राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कुछ भी क्लीन एनवायरनमेंट हो सकता है आपका, हेल्थ केयर आ गई आपकी। तो फंडामेंटल राइट्स की लिटिगेशन हो गई, और अगेन देयर हैज़ टू बी ए लीगल राइट, जहाँ पे हम कहते हैं ना वेयर देयर इज़ ए रॉन्ग देयर इज़ ए रेमेडी। सो रेमेडी इज़ ऑलवेज अगेंस्ट ए लीगल राइट। अगर आपका एक इखलाकी राइट है तो उसकी इन्फोर्समेंट के शायद और तरीके हों, लेकिन अदालत शायद आपकी हेल्प ना कर सके। और उसका कॉन्सेप्ट जी, वो उसमें के लिए फिर मेरा ख्याल है पहले सूट फॉर डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। अगर अदालत माने कि ये राइट है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस रादर दैन द फैक्ट कि आप आए हैं। हमने रिटों में ऐसा हमने बल्कि आपके लिए एक आइडेंटिफाई भी ये रिट की हुई है
कि हम पहली पेशी पे गए हैं और जज साहब वाज कन्विंस्ड कि येस इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। उन्होंने बगैर नोटिस किए वहीं पे कोई स्टेट का बंदा खड़ा, मतलब था ऑफिसर खड़ा, उसकी हाज़िरी लगाई और पहली ही रिट पे बगैर नोटिस किए हमारी जो हमने मांगा वो उन्होंने दे दिया। सो समटाइम्स इट हैपन, समटाइम इट डज़ नॉट, बट नॉर्मली जो है अगर एक दुनिया में बने रिपोर्ट जिसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट या सिर्फ रिट पिटिशन की हद तक हमारे बड़े अच्छे हालात हैं, हमने देखा अदालतों में, हमारी वकालत में भी ऐसे है कि रिट पिटिशनें अल्टीमेटली 2, 4, 6 महीने में डिसाइड हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम लगता है सिविल के केसेस में, जहाँ पे सिविल कोर्ट्स में दो पार्टियाँ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स में है, वहाँ पे इट मे टेक्स ए डिकेड टू डिसाइड ए केस। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए। दूसरे जी लीगल राइट्स या सिविल राइट्स, उसमें यह है कि जितने भी पार्लियामेंट ने कानून बनाए, अगर आप उस तरह का काम करना चाहते हैं तो दैट पर्टिकुलर लॉ विल गिव यू सर्टेन राइट्स। अगेन दोज लीगल राइट्स यू कैन गो टू द कोर्ट्स एंड गेट दीज इन्फोर्स्ड। एंड थर्ड जो इन्होंने अभी जिक्र किया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का मतलब ये है क्या कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, देन यू हैव सर्टेन राइट्स। आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं, देन यू हैव सर्टेन राइट्स टू दैट प्रॉपर्टी। देन यू मेक सम पेमेंट फॉर ए प्रॉपर्टी, मतलब आप प्रॉपर्टी में ये नॉर्मली होता है ना कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं एंड यू मेक 20% ऑफ द पेमेंट एंड यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल। सो वंस एनीवन एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल, क्या मालिक उसका वो प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं बेच सकता। और जो जिसने खरीदी है वो बेच सकता है 20% दे के? नहीं। हाँ, तो इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग लिटिगेशन होती है और इस पे नॉर्मली सबसे ये बड़ा एक मेजर सेगमेंट है सिविल की जो वकालत करते हैं कि वो कोर्ट में जाते हैं, वो सिर्फ शो करते हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए, और अदालत क्या करती थी? इशू स्टेटस को। तो ये इंटरेस्टिंग है। बहरहाल इसमें बड़ा एक मेरे अपने ज़ाती केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन थी। एक तो ये इसका जो था उसूल वो ये था, नो वन कैन ट्रांसफ़र ए टाइटल बेटर देन ही हैज़ हिमसेल्फ। देखा ना, अब इंटरेस्टिंग है ये कि मेरे पास सॉर्ट ऑफ 20% राइट है टू दैट प्रॉपर्टी। ये सर्टेनली थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार 20% की हद तक तो मैं दे सकता हूँ, फिर ये था कि हमारे एक केस में ये हुआ कि जहाँ पे सारे ही आपने जो क्या कहना चाहिए, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सेल ट्रांजैक्शन। आपने क्या किया? आपने सेल के सारे पैसे दे दिए, आपने डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट दे दिए, आपने पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी, ऑल द फॉर्मेलिटीज़ वर फुलफिल्ड। बट क्या हुआ कि जिस दिन उस बंदे ने जाना है रजिस्ट्रार के पास, वहाँ पे रजिस्टर करवाना है, और वहाँ पे जाके मामला रुक गया। अच्छा, अब वो सब्सिक्वेंटली वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई। ओरिजिनल जिस मालिक ने बेची थी उसने अपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, बट सब्सिक्वेंटली इट वाज अटैच्ड। तो वहाँ पे जो है 1962 सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है, जो मतलब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी। उसमें फिर उन्होंने इस असूल को जो है ना बोनाफाइडे परचेज़र का या जो है वो असूल को सामने रखते हुए उन्होंने कहा यार ये चाहे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई फुली, बट स्टिल अगर जो ख़रीदने वाला जो है वो ये जाहिर कर देता है कि इसने ये जो है एज ए जितनी ये डिलीजेंस कर सकता था, बायर बिवेयर का भी एक है ना कॉन्सेप्ट, तो वो खैर उस जजमेंट में ये था कि जो मैंने ओरिजिनली बताया ना कि एग्रीमेंट टू सेल की बेस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उस जजमेंट में उन्होंने कहा जी हो सकती है। अगर सारा कुछ हो चुका है तो वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, बिसाइड्स द फैक्ट कि वो प्रॉपर्टी अभी उसके नाम पे नहीं है। सो बहरहाल लॉज में ये जो सब्जेक्टिविटी है, एक ही प्रोपोजिशन पे 5 जजमेंट्स आपके हक़ में मिलेंगे आपको, एक ही प्रोपोजिशन में अगर ये आपके अपोजिंग काउंसिल हैं वही जजमेंट्स लेके आ जाएंगे। तो अब जो मतलब हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि इसको जो है वो इसको इंसान को इजी लेना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं है कि भाई आप समझें कि ये जजमेंट मेरे फेवर में है तो अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मुकदमा नहीं हरा सकती, ऐसा नहीं है। चीज़ें जब अदालत के सामने जाती हैं तो वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा है कि स्पेशली जो पब्लिक लॉ है उसमें जज का मैटर करना बहुत हो सकता है। मैं एक पिटीशन में गया हूँ और मेरी खारिज हो गई है पिटीशन, आप किसी और जज साहब पे सिमिलर पिटीशन लेके जाएंगे, वो आपकी अलाउ हो जाए, एंड वाइस वर्सा।
मुझे कोई रिलीफ मिल जाए, आप लेके जाएं दूसरे जज साहब कहें यार भाई ये तो आपका केस ही नहीं बनता। तो ये किसी ने, आप लोगों ने साइंस और सोशल साइंस की बात की थी हमारे पिछले सेशन में, तो वो ये है कि मेडिसिन के मामलात में कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता भी ये 5 चीज़ें डली हैं और ये एक चीज़ निकल आई है, क्योंकि वो कोई भी डालेगा तो रिज़ल्ट सेम आएगा। लेकिन हाई कोर्ट्स में या कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। कोर्ट्स में ये है कि जज का मूड होगा उस दिन, जज वैसे किस तरह सोचता है, जज फंडामेंटल राइट्स। अब एक एनवायरनमेंट की पिटीशन आप क्रिमिनल के एक्सपर्ट जज पे ले जाएं, वो हो सकता है भाई कि यार दुनिया में और बड़े मसले हैं, क्लीन एनवायरनमेंट का तो इशू ही नहीं है दुनिया में। सो दिस इज़ द वे थिंग्स कोर्ट्स में जो है वो चलती हैं। तो अब आपका राइट्स में 3 चीज़ें आ गई जी, आपके फंडामेंटल राइट्स, यू हैव सिविल और लीगल राइट्स, देन यू हैव कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। तो क्या होगा, इस तरह के काम हम लोग आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे और इस तरह के काम आप लोगों के पास आएंगे। फिर ट्रांजैक्शनल लॉयर जब आप होते हैं तो फिर आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के या किस गवर्नमेंट के थ्रू फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टर, उसमें आपको मौका मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग करने का। उसमें भी यही है कि बहुत सारा मटेरियल या हर चीज़ लार्जली जो है वो बने बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बट एज ए लॉयर आपको पता होना चाहिए किस क्लॉज की क्या कनोटेशन है या किस क्लॉज के बारे में। क्योंकि देखें ना, जिस तरह मैंने पहले कहा, किताबें पढ़ना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट उससे जो अगला स्टेप है कि जो आप एक क्लाइंट्स मीटिंग में बैठे होते हैं या किसी जगह पे बैठे हैं, तो अचानक जो आपके पास सवाल आता है ना, फिर जो आप उसका जवाब देते हैं तो फिर आपका पता चलता है कि आपने वकालत कैसी की है। और ये चीज़ें जो हैं, या जो मेहनत है, मुशक्क़त है, आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना और उसको सीखना और उन उसूलों को सीखना, वो बेसिकली जो आपकी प्रोडक्ट तैयार होती है ना, तो फिर जब आप बात करते हैं और एक पॉइंट अचानक आपके किसी प्रोपोजिशन पे आप अगले को देते हैं, जैसा मैं कहा करता हूँ कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए कि उन्होंने इतना कारोबार किया या इस लेवल पे गए हैं, तो वो कोई केस लेके हमारे पास आ रहे हैं। दे हैव द वर्थ ऑफ सब्जेक्ट मैटर जिस पे उनको एडवाइस चाहिए। अब उसको लॉ का नहीं पता बस। सो अगर मैं उसको कोई ऐसी बात बताऊंगा मीटिंग में कि जो उसको समझ नहीं आएगी, तो वो प्रॉब्लली शायद मुझे केस ना दे। तो बाय द टाइम आप लोग पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल बिकम ए सक्सेसफुल लॉयर। फिर जी हमारा हो गया लिटिगेशन में, हमने देख ली रिट्स वाली। रिट्स के बाद सिविल राइट्स की इन्फोर्समेंट का आपके ख्याल में क्या प्रोसेस है? रिट फाइल कर सकते हैं? अगर किसी ने प्लॉट ख़रीदा है और मालिक उसको प्लॉट नहीं दे रहा, तो क्या वो रिट फाइल कर सकता है? कब फाइल कर सकता है? रिट के ये रिक्वायरमेंट है कि नो अदर रेमेडी अवेलेबल। वन द अदर यार्डस्टिक है अभी जो हमने डिस्कस किया है, अगर सरकार से ख़रीदता है, सरकार अगर नहीं देती बाद में, फिर रिट कर सकता है? वही चीज़, अगर नो अदर रेमेडी अवेलेबल, अगर सरकार खरीदती है, वेल यू कैन ऑलवेज फाइल ए सिविल सूट, बट द आंसर इज़ यस। अब देखें ना, आपने एक डिपार्टमेंट ऑक्शन कर रहा है एलडीए प्लॉट्स, अब हो सकता है वैसे फिर वही बात आ जाएगी बाद में कि 2 जजमेंट्स इधर होंगी, 4 इधर होंगी। जो जज आपको मतलब रिलीफ देना चाहेगा और वो समझ जाएगा कि यार इस बंदे के साथ बड़ी ज़्यादती है, आपने क्या किया, एलडीए ने प्लॉट ऑक्शन किया 4 करोड़ का, आपने 4 करोड़ उनका वहीं पे दस्ती जमा करवा दिया, और बाद में अचानक उनको पता चलता है कि यार ये प्लॉट तो 6 का भी बिक सकता था, तो डीजी कहता है भाई हमने नहीं देना। अब एक तरीका ये है कि आप सिविल कोर्ट में उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करें और 10 साल चलें, ये मारूजी एक सवाल हो गया जज। और एक ये है कि आप किसी अच्छे वकील के पास गए हैं, वो कहे चलो यार मैं इस पर आपको रिट फाइल कर देता हूँ, तो हो सकता है कि आप जाएं और वो कहे जज भाई क्या इसमें क्या, मैंने ना तो कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, इसका फंडामेंटल राइट है टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ 1 टू, इसके प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, ठीक है ना जी, तो आप इसकी ज़मीन वो हो सकता है डायरेक्शन दे दे। लेकिन नॉर्मली अगर पार्टीज़ प्राइवेट हैं, प्राइवेट डिस्प्यूट्स हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आप सिविल कोर्ट जाएंगे, और सबसे रेलिवेंट लॉ कौन सा है उसके लिए? सीपीसी। और नॉर्मली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाना चाहते हैं तो फिर कौन सा लॉ रेलिवेंट है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। गुड।